आज का ये दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी कि लगातार नॉमिनेशंस का दौर जारी है और इन सब के बीच लगातार चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट्स नॉमिनेशंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन इस नॉमिनेशंस में पहुंच करके अपने जो नेता हैं जो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं उनमें ऊर्जा भर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सूची कहीं नहीं है, जेएमएम की लिस्ट ही नहीं है। देखिए, और इन सब तमाम सवालों के जवाब, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की लिस्ट आई और उसके बाद वहां भगदड़ मच गई जी, कई नेता इस्तीफे का दौर जो है देखने को मिला और दिवाली से पहले ही साफ सफाई होने लग गई एक तरह से। लेकिन इन सब के बीच कल देर रात 11:45 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आता है। मैसेज ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट की एक सूची आती है, 35 नाम। ये वो 35 नाम है जो जेएमएम ने पहली सूची में जारी किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा अनुमान लगाया जाता है या जो खबर आ रही थी उसके अनुरूप ही जेएमएम की ये लिस्ट देखने को मिल रही है। कुछ अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन कुछ नाम जो जिस तरह से हमने देखा था कि 2 दिन पहले हेमंत सोरेन के आवास पे उनकी ज्वाइनिंग होती है और उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद जो है ऐसा लग रहा था कि उन्हें तुरंत हाथों हाथ टिकट दे दिया जाएगा। आप देखिए, उन्हें होल्ड कर दिया गया है। उसमें से 2-3 नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला नाम है दुमका से आने वाली लुइस मरांडी। लुइस मरांडी का ज्वाइनिंग अगर इस पूरे चुनाव के अगर हम शुरुआती फेज की बात करें तो चंपई सोरेन के पाला बदलने के बाद ये वो दूसरी बड़ी खबर थी जिस पे हमारी नजर थी जी। और इस खबर को भी लेकर अगर हम बात करें मनीष, तो काफी दिनों से ये खबरें आ रही थी कि लुइस मरांडी इस्तीफा दे रही हैं, ज्वाइन करने वाली है जेएमएम पार्टी। 2-3 दिन तक लगातार हम इस खबर पर बने रहे। लग रहा था अब वो मिलेंगी हेमंत सोरेन से, अब मिलेंगी हेमंत सोरेन से। हम बाकायदा सीएम आवास के बाहर भी रात के 10-10 बजे तक रुके कि लुइस मरांडी आ रही हैं, ज्वाइन कर रही है। लेकिन ना उनका इस्तीफा सामने आ रहा था, ना वो खुद सामने आ रही थी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें 21 तारीख की, तो 21 तारीख को फाइनली लुइस मरांडी आती हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उसके बाद जेएमएम पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जल्द ही टिकट का अनाउंसमेंट किया जाएगा और उसके बाद जो सीट देने की बात अगर हुई होगी उनके साथ, तो वो सीट का भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो 3 सीटों को होल्ड कर दिया गया है, साथ ही साथ नाम भी क्लियर नहीं किए गए। हमने उसके पहले गणेश महली से भी बात किया था, जो कि काफी कॉन्फिडेंस दिखे सीटों के बंटवारे को लेकर। उन्होंने भी दावा किया था कि शायद कहीं ना कहीं ये उन्हें भी सरायकेला से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें तो सरायकेला सीट को भी अभी फिलहाल होल्ड कर दिया है। बिल्कुल, तो ये क्रूशियल सीट है। मनुष्य, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये इंटरनल एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि जो पाला बदल करके नेता आए हैं वो देखना चाह रही हो कि उनमें कितना धैर्य है, क्या वाकई में वो एक दिल से वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या एक रणनीति के तहत आए हैं, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात का भी डर है कि अगर इन्हें टिकट दे दिया तो उनके यहाँ भी तो भगदड़ नहीं मच जाएगी। जी बिल्कुल, तो ये तमाम विषय है जिसको लेकर के एक सेकंड लिस्ट को होल्ड किया गया है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है, जो लिस्ट को अगर आप गौर करें, पहले एक एक करके आपको हम लिस्ट बता देते हैं। लिस्ट एक और अगर हम बात करें मनीष, तो देखिए रांची सीट को भी होल्ड किया गया है फिलहाल, जबकि वो तो आपका फिक्स सीट था। लेकिन रांची पे भी अभी तक संशय बरकरार है, उसको भी अनाउंस नहीं किया गया है। तो ये 2 सीटों पे तो चलिए मानते हैं कि विपक्ष से नेता आए हैं, आपके यहाँ ज्वाइन किए हैं, तो आप हो सकता है उन चीजों को समय दे रहे हैं, या फिर अभी उन्हें ज्वाइनिंग कराया है तो इसके बाद हो सकता है डिसीजन होगा, तब जाकर आप उस सीट पे नामांकन जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी करेंगे। शायद वो सीट खाली होगी और इतनी जल्दी में आपने डिसीजन नहीं लिया हो, इस वजह से आपने नाम नहीं। मगर रांची सीट तो मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुरूप कल महुआ मांझी रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है जी। यानी कि दूसरी लिस्ट आज किसी भी वक्त जारी हो सकती है और लिस्ट की जरूरत भी नहीं है। आप देखिए कि पहला नॉमिनेशन जो हुआ गढ़वा में, अनंत प्रताप देव भवनाथपुर से, मिथिलेश ठाकुर गढ़वा से, लगातार विपक्ष के नेता ये सवाल उठाते रहे कि सीट शेयरिंग तो हुआ ही नहीं है।
हाँ, ज्वाइनिंग आपने टिकट आप कैसे ले लिया? शीट बिल्कुल, शेयरिंग वही नहीं है, नामांकन कैसे किया? नॉमिनेशन हो रहा है, नॉमिनेशन के दरमियान सीएम पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कॉन्फिडेंट दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट भाई बात कुछ ये है, सीटों पर अगर हम गौर करें तो जेएमएम ने तो हालांकि आज देर रात जिस तरह से लिस्ट निकाला उसके पहले भी अगर हम बात करें तो कुछ नेताओं ने नामांकन कर लिया है, जिसे लेकर भी बकायदा जेएमएम के कुछ बड़े नेताओं से सवाल किया गया था। हमने खुद ही पर्सनली उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि कुछ सीटें ऐसी हैं जेएमएम की जिस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, उसपे नेम जो है वो फाइनल हो गया है। और उन्होंने ये भी इशारा किया था कि कहीं ना कहीं जेएमएम की लिस्ट तैयार है और बस जारी करने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद नामांकन उस सीट पे कुछ नेताओं ने कर लिया था। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो 3 नाम जी जिसकी चर्चा हम जो हमने लाइव का कैप्शन भी दिया है, हेमंत सोरेन एक बार फिर बरहेट से आपको दिखेंगे जी कल्पना सोरेन गांडे से चुनावी मैदान में नजर आएंगी जी और बसंत सोरेन दुमका से, यानी कि संथाल परगना की जो केंद्र बिंदु है दुमका, वहां से एक बार फिर बसंत सोरेन नजर आएंगे। तो सोरेन परिवार के ये 3 बड़े चेहरे एक बार फिर उसी सीट से दाव लगाते हुए नजर आएंगे जहां पिछले बार उन्हें जीत हासिल हुई थी। लेकिन इसके आगे की का जो लिस्ट है उसमें से कुछ नाम आपको जो 35 नाम है एक एक करके उसका नाम बताना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। बरहेट हेमंत सोरेन, राजमहल एमटी राजा। एमटी राजा को टिकट देना बीजेपी कैंप के नेता हो या जो साहिबगंज से आते हैं या फिर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि एमटी राजा के चुनावी मैदान में आने से साहिबगंज की यानी राजमहल की जो सीट है वहां पर जबरदस्त फाइट होने वाली है। इस बार अनंत ओझा के लिए भी राह आसान नहीं होगी, जबरदस्त टक्कर होगी इस सीट पर भी, यानी कि एक एक सीट पर फाइट होनी है। और इस बार एक सिलेक्शन जो किया गया है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में हमने देखा था कि पार्टी के अंदरूनी डिस्प्यूट्स को देखते हुए या पुराने नेताओं की का सेवा या निष्ठा भाव को देखते हुए टिकट्स उस तरह से दिए गए थे। लेकिन इस बार जेएमएम ने अपनी लिस्ट में इस बात को ध्यान दिया है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है, और जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी पर दाव लगाया है। तो पहला नाम हेमंत सोरेन बरहेट से, दूसरा नाम राजमहल से एमटी राजा, बोरियो धनंजय सोरेन। काफी इंपॉर्टेंट सीट है। बिल्कुल। ये सब संथाल परगना की सीटें हम बता रहे हैं आपको। महेशपुर, स्टीफन मरांडी, शिकारीपारा, आलोक सोरेन, नाला, रविंद्रनाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष है, एक बार फिर चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं मैदान में। दुमका बसंत सोरेन, मधुपुर हफीजुल हसन हेमंत कैबिनेट में मिनिस्टर है। सारठ उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह। चुन्ना सिंह पिछले कई इलेक्शन से लगातार ये कोशिश कर रहे थे, कई बार हमने देखा, लास्ट इलेक्शंस में भी देखा कि वो कोशिश कर रहे थे कि जेएमएम से उन्हें मौका मिले। लगभग बात बन भी गई थी, लेकिन मेन टाइम पर इस बात को लेकर के विरोध हो जाता था पार्टी का जो लोकल टीम थी उनके तरफ से कि चुन्ना सिंह अगर आए तो यहाँ डिस्प्यूट हो जाएगा। लेकिन देखिए इस बार लुइस मरांडी के साथ अगर हम गौर करें तो उन्होंने भी पार्टी का दामन थाम लिया था। बिल्कुल। और उसके बाद अब उन्हें टिकट भी दे दिया गया। चुन्ना सिंह जिस दिन चुन्ना सिंह ज्वाइन किए हैं उसी दिन लुइस मरांडी भी ज्वाइन की है। उसी दिन गणेश महली ने भी ज्वाइन किया है। हाँ, ये सेकंड लिस्ट आ जाने की पूरी संभावना है। बिल्कुल। इस बीच गांडे, कल्पना मुर्मू सोरेन, गिरिडीह सुदेव्य कुमार, कल दोनों का नॉमिनेशन है। सुदेव्य कुमार, कल्पना सोरेन, और जो जानकारी मिल रही है हेमंत सोरेन भी कल ही नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। कल का दिन अगर हम माने मनीष तो काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि 24 तारीख जो है वो काफी ज्यादा लोगों के नॉमिनेशन की बातें सामने आ रही है कि उसी दिन नॉमिनेशन करेंगे। और खुद आप देखिए कि झारखंड के जो सीएम है वो भी नॉमिनेशन कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये बता रहे हैं, कई कैंडिडेट्स हमने बात किया, उनका कहना था कि काफी शुभ लग्न है, नक्षत्र अनुकूल है, और वो ये मान रहे कि शुभ लग्न में नॉमिनेशन करने से या उस मुहूर्त पे नामांकन करने से जीत की गारंटी होती है। और ये आस्था का विषय है। अपने अपने तरीके से हर कोई जीत की गारंटी, जीत को कहीं ना कहीं वो हैम्पर नहीं करना चाहते हैं, कह सकते हैं। तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह सुदेवी कुमार, डुमरी बेबी देवी झारखंड सरकार में मिनिस्टर है। चंदन कियारी, उमाकांत रजक, हमने हाल ही में उनका इंटरव्यू किया था, आंसू छोड़ करके जेएमएम आए थे, उन्हें टिकट दे दिया गया। उमाकांत रजक बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। टुंडी मथुरा प्रसाद महतो, बारा गोरा, समीर मोहंती, कुणाल संडंगी को पार्टी ने शामिल तो जरूर कराया लेकिन टिकट नहीं दिया। हालांकि अब क्या बात करके किन मुद्दों पर कुणाल
ज्वाइन किए हैं और इस टिकट की घोषणा के बाद हालांकि बात नहीं हो पाई है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि कुणाल से भी बात करें। और जी। क्योंकि वो जिस तरह से ज्वाइन किए थे, लेकिन इस ज्वाइनिंग के टाइम में भी समीर मोहंती थे, यानी कहीं ना कहीं जेएमएम ने ये मैसेज क्लियर दे दिया था कि समीर मोहंती उम्मीदवार होंगे, यानी कि कुणाल इन फ्यूचर जेएमएम में अपना भविष्य दूसरे तरह से देख रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे आगे चलते हैं। घाटशिला रामदास सोरेन, उनके सामने होंगे बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन के बेटे। पोटका संजीव सरदार, जुगसलाई, मंगल कालिंदी, ईचागढ़ सविता महतो, चाईबासा दीपक बिरुआ, मजगांव निरल पूर्ति, मनोहरपुर जगत मांझी, खरसावा दशरथ गगराई तमार, विकास मुंडा, तोरपा सुदीप गुड़िया, गुमला भूषण तिर्की, लातेहार बैद्यनाथ राम, गढ़वा मिथिलेश कुमार ठाकुर, इन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर लिया है। जी। जमुआ केदार हाजरा हाल ही में आए थे बीजेपी छोड़ करके। भवनाथपुर अनंत प्रताप देव, सिमरिया मनोज चंद्रा, जिनके कल नॉमिनेशन था, कल्पना सोरेन गई हुई थी, सिल्ली अमित महतो हाल ही में फिर वापस ज्वाइन किए, सुदेश महतो के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बरकट्टा जानकी यादव, धनवार निजामुद्दीन अंसारी, लिट्टीपारा हेमलाल मुर्मू। आप ये समझ लीजिए धनवार बाबूलाल मरांडी के खिलाफ। और यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला का सीन बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जेएमएम ने भी कैंडिडेट दे दिया है धनवार निजामुद्दीन अंसारी को, और वहाँ से लेफ्ट के तरफ से भी कैंडिडेट आएंगे जी। तो और बाबूलाल मरांडी बीजेपी की तरफ से ऑलरेडी है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बाबूलाल मरांडी के लिए थोड़ा सा एज इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो वोटों का डिवीजन हो सकता है, और यहाँ पर लेफ्ट के साथ अंतिम क्षण तक कोशिश की गई कि समझौता कर लिया जाए, उनके साथ तालमेल बैठा लिया जाए, लेकिन नहीं बन पाया बात नहीं बनी। और आप देखिए कि यहाँ पर धनवार जैसी सीट पर, निरसा जैसी सीट पर, सिंदरी जैसी सीट पर, यहाँ पर मतलब महागठबंधन के तरफ से तो उम्मीदवार होगा ही होगा, लेफ्ट की तरफ से भी उम्मीदवार होगा, और ये कितना डैमेज करेगा रिजल्ट पर ये 23 को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो 35 लोगों की सूची आई है, इस सूची में जो बड़ी खबर है वो ये कि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ भी जेएमएम ने कैंडिडेट दिया है। बिल्कुल लेफ्ट का कैंडिडेट तो होगा ही होगा। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन अपने अपनी पुरानी सीटों पे ही लड़ रहे हैं। इसके अलावा तीनों ही हैं घर के ही। हाँ बिल्कुल, सोरेन परिवार से ही है। फर्क सिर्फ ये है कि लिस्ट अगर 2019 के मुकाबले अगर आप देखें तो इस लिस्ट में एक नाम नहीं है, सीता सोरेन। जामा सीट अभी भी खाली है। तो लेकिन जामा सीट से अगर हम बात करें तो लगातार लुइस मरांडी का नाम सामने आ रहा है उसको लेकर, और फिलहाल जामा सीट पर किसी का नाम अनाउंस नहीं किया गया है, यानी कि उम्मीदवार को फिलहाल नहीं उतारा गया। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस बात पे सहमति बन गई हो कि जामा सीट से लुइस मरांडी को उतारा जाए। अगर क्योंकि जो चर्चा है जेएमएम में वो ये कि आज जामा से ही लुइस मरांडी को चुनावी मैदान में, ये उनकी ज्वाइनिंग के पहले से ये खबरें निकल कर आ रही थी कि अगर इस्तीफा दे रही हैं लुइस मरांडी, बीजेपी का दामन छोड़कर जेएमएम में शामिल हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जामा सीट को लेकर उनकी सहमति बन रही है। और उसके बाद आज जिस तरह से हमने देखा कि देर रात जिस तरह से लिस्ट जारी हुआ और हमने देखा कि जामा सीट खाली छोड़ दिया गया, फिलहाल उस पे किसी भी उम्मीदवार के नाम की अनाउंसमेंट नहीं की गई। जामा सीट खाली है, सरायकेला की सीट खाली है, जहाँ से चंपई सोरेन चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, उतरे हुए हैं। और दूसरी तरफ गणेश मैली बिल्कुल कल शिबू सोरेन आवास पर थे, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें साझा कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन पहले जब हम लोग रांची में चंपई सोरेन का इंटरव्यू कर रहे थे, उस दरमियान जो हमने गौर किया, जो हमने पहला सवाल भी पूछा कि वहां पर पहले लास्ट इलेक्शन में जब हमने चंपई सोरेन को बतौर चीफ मिनिस्टर उनका इंटरव्यू किया था, तो वहां पर 3 तस्वीरें हुआ करी थी, चंपई सोरेन की, शिबू सोरेन की और हेमंत सोरेन की। इस बार जब हम गए 2 दिन पहले उनके आवास पर, तो फर्क ये था कि 2 तस्वीरें तो लगी हुई थी, तीसरी में जो हम नील कहते हैं या काठी कहते हैं यहाँ पे लोकल हिंदी भाषा में, जो काठी भी लगी हुई थी दीवार पे, सिर्फ हेमंत सोरेन की तस्वीर नहीं थी। और इसे लेकर जब हमने सवाल भी किया चंपई सोरेन से, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ जो भी उनका रिश्ता रहे, लेकिन भावात्मक तरीके से जिस तरह से वो शिबू सोरेन से जुड़े हुए हैं, वो उन्हें अंतिम दम तक नहीं छोड़ सकते हैं। उन्हें वो अपना राजनीति में गुरु मानते हैं।
जिसकी वजह से वो उन्हें आज भी पूछते हैं और उनकी तस्वीर उन्होंने दीवार पर आज भी लगा के रखी है। हालांकि पार्टी के बाकी लोगों से उन्होंने कहा किसी तरह सहमति नहीं बन पाई है, मैंने उस पार्टी को सींचा है, लेकिन मैं एक भी ईंटा लेकर उस पार्टी से नहीं निकला हूँ और उसे एज इट इज छोड़कर मैं दूसरे के साथ आया हूँ, क्योंकि मैं आहत था, कहीं ना कहीं जो आहत था उस वजह से मैंने छोड़ा। हालांकि चलिए ये बातें तो हो गई चंपई सोरेन की। अगर हम बात करें, अब आते हैं हम सरायकेला सीट को लेकर, जहां पर हमने बात की थी गणेश महली से। उस सीट को लेकर अगर हम बात करें तो गणेश महली काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे। उन्हें पहले ये उम्मीद थी कि बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं उन्हें सरायकेला की सीट दी जाएगी, वहां से वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन जैसे ही चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने सीट को खुद ही कहा कि मैंने सैक्रिफाइस कर दिया, कि मैं सरायकेला से चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि खरसावा से कहीं ना कहीं उन्हें सीट दे दी जाए और वो चुनाव लड़े। लेकिन अगर जिस तरह से बीजेपी ने जब लिस्ट निकाला तो उसमें अगर हम देखें तो सरायकेला उन्होंने चंपई सोरेन को दे दिया, घाटशिला उन्होंने बाबूलाल सोरेन को दे दिया, बबलू सोरेन को दे दिया। साथ ही साथ अगर हम बात करें खरसावा की, तो खरसावा उन्होंने सोनाराम को दे दिया था, जिसके बाद वो काफी नाराज दिखे गणेश महली। उन्होंने अपनी नाराजगी साफ तौर से व्यक्त किया था। हमारे लाइव इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं हर एक सीट सैक्रिफाइस करता आया, पार्टी में किसी का भी बात नहीं रखा गया, मान नहीं रखा गया, काफी मेरे राम को काट दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में हो सकता है अब बाहर से आए हुए लोगों को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, और जो हम लोग कार्यकर्ता है, पहले से काम करते आए हैं बीजेपी में, उनके तवज्जो को कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। उन्होंने एक बात और कहा कि पता नहीं पार्टी क्यों चंपई सोरेन को तोप मान रही है। एक चीज का जिक्र उन्होंने बार बार किया। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए यार, जिस तरह से अभी गणेश महली का ये कहना था कि एक लाइन उन्होंने और कहा था आपके इंटरव्यू में जो इम्पोर्टेंट था कि ना सिर्फ सरायकेला में हराऊंगा बल्कि घाटशिला और खरसावा और वहाँ उन्हें भी शिकस्त दिलवाऊंगा और खरसावा में भी उन्हें हराऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो तमाम जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इसको लेकर के देखिए कि कल रांची में बीजेपी की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके अध्यक्षता में BL संतोष भी रांची में थे और उन्होंने दो टूक कहा कि जो नाराज नेता है, इस तरह की भगदड़ की उन्हें उम्मीद नहीं थी जी। इतने बड़े लेवल पर जो पार्टी को लोग छोड़ करके चले जाएंगे। तो अब ऐसे में ये जो हम लोग लास्ट भी डिस्कस कर रहे थे कि बीजेपी में अगर नाराजगी की बात भी आती थी तो पार्टी के लेवल पर आती थी, ऐसा नहीं होता था। जनरली लास्ट इलेक्शन में हमने देखा था कि लोग एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और दूसरे पार्टी का दामन थाम ले रहे हैं। तो और अगर नाराजगी होती भी थी तो उन्हें मना लिया जाता था, मैक्सिमम केसेस में ये होता था। लेकिन इस बार फर्क ये है कि लगातार आप देखिए कि लोग छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी संख्या में एक ही रात में आप देखिए कि आधा दर्जन से ज्यादा नेता बीजेपी के जो है या बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए नेता थे वो जेएमएम ज्वाइन कर लेते हैं। उमाकांत रजक आजसू से आकर के जेएमएम ज्वाइन कर लेते हैं। तो आज के डेट में जो एनडीए के जो नेता हैं वो एनडीए के लिए ही परेशानी का सबब बने हुए हैं। सत्यानंद झा बाटुल नाला से आते थे, विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, वो ये कह रहे हैं कि संथाल परगना में दुर्गति हो जाएगी, अगर नहीं हुईगी तो मैं अयोध्या में जाके भीख मांगूंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि नाराजगी का स्तर इस लेवल पर चला गया है कि वो खुल करके अपनी बातों को कह रहे हैं जी। आप मधुपुर की सीट देख लीजिए, वहाँ पर राज परिवार क्या करेंगे अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। नाराजगी वो खुलकर जाहिर कर रहे हैं लेकिन पत्ते अभी नहीं खोले हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो जेएमएम की जो लिस्ट आई है जी, इस लिस्ट के में तकरीबन 21 विधायक को रिपीट किया गया है जी। बीजेपी ने भी अपने मैक्सिमम विधायक को रिपीट कर दिया है, कांग्रेस ने भी अपने मैक्सिमम विधायक को रिपीट किया है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि इस बार एक एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहा जाता था कि चुनाव में विधायकों को लेकर के नाराजगी हो या और ये तमाम चीजों को देखते हुए उनके टिकट काट दिए जाते थे, बड़ी संख्या में नए लोगों को मौका दिया जाता था। इस बार इस तरह की जो झारखंड की राजनीति में इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम लोगों को टिकट दिया जा रहा है और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि उनका अगर टिकट कटेगा तो वो दूसरे खेमे में को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए मैक्सिमम जो विधायक है उनको टिकट दिया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प चीज ये है, बिना लिस्ट जारी हुए केदार हाजरा बीजेपी के विधायक
वो शामिल हो गए। आप देखिए कि वो जेएमएम में शामिल होते हैं जी, और उनका नाम भी बाकायदा जेएमएम और में लिस्ट में जो है बिल्कुल। आप ये देखिए कि लिस्ट में उनका नाम भी आ जाता है। तो ये जो अंदर खाने इसका जो तैयारी चल रही थी, यहाँ पर अक्सर देखा जाता है जब चुनाव आता है किसी भी प्रदेश में, बीजेपी अपर हैंड होती है, बिल्कुल विपक्षी पार्टियों में ज्यादा भगदड़ देखने को मिलती है। 2019 का चुनाव याद करिए, आधे दर्जन विधायक अचानक से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। सुखदेव भगत, आपको दूसरे नेता बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी सी हम कह सकते हैं कि आपका ये मिलन समारोह रखा जाता है, लोग उसमें शामिल होते हैं, बड़े बड़े चेहरे शामिल होते हैं। लेकिन इस बार पार्टी अपने नेताओं पे भी भरोसा कर रही है। तो चंपई सोरेन जैसे नेता जो आए हैं, चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन, इन्हें भी मौका दे रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बागी जो है, चाहे वो बीजेपी के हो या जेएमएम के हो, 23 तारीख को ये पता चलेगा कि किसको ज्यादा लाभ हुआ है या फिर बागियों का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार के चुनाव में अगर हम ध्यान दें तो चलिए भगदड़ तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से मची हुई है। अगर हम देखें तो जिस तरह से आपने कहा कि लिस्ट में नामों की जो ये है रिपीटेशन है लास्ट चुनाव के अनुसार, वो इस बार भी रिपीटेड नाम बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम गौर करें दोनों पार्टियों से जिस तरह से विधायक या मंत्री जिस तरह से एक दूसरे का दामन छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होते नजर आए, तो उन्हें भी टिकट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं टिकट को लेकर ही ये भगदड़ मची है। कंफर्मेशन होने के बाद ये दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लगातार गौर करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी से लोग उठकर जेएमएम में ज्वाइन किए, जेएमएम और कांग्रेस के भी लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया और उन्हें भी बाकायदा यहाँ टिकट दी गई, और जिसकी वजह से काफी नाराज दिखे बीजेपी के नेता। उन्होंने तो पहले लिस्ट जारी कर दिया, उसके बाद ऐसा हुआ कि वहां के नेता जिन्हें सीट नहीं दी गई तो वो उनकी नाराजगी दिखी कि बाहर के लोगों को तवज्जो देते हुए उन्हें टिकट दे दी गई, तो अब हम बीजेपी का दामन छोड़ के हम जेएमएम में शामिल होंगे। तो इस बार ऐसा हो रहा है कि फेसेस वही रह रहे हैं, पार्टी बदल जा रही है। देखिए अक्सर चुनाव में ऐसा होता है, लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करता है, लेकिन इस लिस्ट में जो जेएमएम ने जारी किया है, इस लिस्ट को जारी करने से पहले जो एक पेशेंस या कहा जा सकता है कि जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, जेएमएम के नेताओं से बार बार ये सवाल हुआ पिछले 3-4 दिनों में कि आखिर आपकी लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। बीजेपी की तरफ से भी ये सवाल उठाया तब जब 21 तारीख को मिथिलेश ठाकुर के नॉमिनेशन की बात हम बीजेपी ने पहले उन्हें तोड़ा था, लेकिन हम बात करें बीजेपी के फर्स्ट मूव पर, तो आप ये देखिए कि उसके वजह से उमाकांत रजक चले गए, मनोज चंद्रा इधर से निकल करके जेएमएम चले गए, दूसरी तरफ लुइस मरांडी हो, कुणाल सारंगी हो, इसके अलावा गणेश महली हो, इस तरह के कई नेता हैं जो बाहर जा रहे हैं। अभी खबर आ रही है कि कांके से कमलेश राम भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो बीजेपी के लिए मुश्किल ये देखने को मिल रही है कि फर्स्ट मूव के चक्कर में, अपर हैंड रहने के चक्कर में झारखंड की पॉलिटिक्स में ये बाउंस बैक कर गया है। बिल्कुल। अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है जी। और यहीं पर बीजेपी को सबसे ज्यादा जो मेहनत, जो अपर हैंड बीजेपी लेने की कोशिश कर रही थी, जो एक एंटी इनकम्बेंसी की वो बात कर रही थी, जो भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, जो दीदी गोगो योजना की बात कर रही थी, अभी आप देखिए कि बीजेपी के नेता इस सब पे बात ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत कम। अभी सिर्फ और सिर्फ वहाँ बैठकों का दौर जारी है। नहीं, वो तो चुनाव है तो बैठकों का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन अभी पूरा फोकस किस पर हो गया है कि जो अंतर कला जो पूरी तरह से उभर करके सामने आ चुका है, जो बड़े पैमाने पर विद्रोह की स्थिति बन गई है, फिर जो विरोध के स्वर सामने आ गए या नेता पाला बदल रहे हैं, उस डैमेज को, जो डैमेज हुआ है उसे कैसे जल्दी से डैमेज कंट्रोल किया जाए, नहीं तो 23 को उसका असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अभी पूरा का पूरा फोकस इस पे चला गया है। आप देखिए कि जहां संगठन को मजबूत देने की बात थी, बीजेपी के सांसद, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू की 2 दिन पहले तस्वीर आई मेनका सरदार के साथ जी, कि पोटका में जहां उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उससे पहले वो सुबह मीरा मुंडा उनसे मुलाकात करती है और शाम तक उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। शाम होते होते आदित्य साहू वहां पहुंच जाते हैं, वो इस्तीफा वापस करवाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अब एक एक आदमी पर उन्हें मेहनत करना पड़ा, यानी एक एक आदमी पर, जो हम लास्ट में चर्चा कर रहे थे कि जो क्विक रिस्पांस टीम होती थी वो मुलाकात करते थे रविंद्र राय के घर से, रविंद्र राय से हेमंता विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करते हैं ताकि उनकी नाराजगी कम हो जाए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पर जेएमएम बहुत ही सधे हुए अंदाज में, जो कहा जाता था कि जेएमएम ना तो टेक्नोलॉजी के मामले में उतना अपर हैंड है, ना ही स्ट्रैटेजी के मामले में बीजेपी के सामने कहीं टिकेगा,
इस बार के चुनाव में जो फर्क दिख रहा है वो कांटे ये की टक्कर है। कि आप चाहे वो सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो या फिर दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, वहां पर भी जेएमएम ने पूरी जबरदस्त तैयारी करके रखी है। बिल्कुल। दूसरी तरफ स्ट्रैटेजी के मामले में अगर अभी तक देखा जाए, बहुत सधे हुए अंदाज में और सीटों के बंटवारे को लेकर भी काफी बिल्कुल। सोच समझकर वो सीटों का बंटवारा बिल्कुल कर रहे हैं, सधे लिस्ट हुए- जारी कर बिल्कुल रहे सधे हैं। अगर हुए- हम ध्यान दें तो जिस तरह से हर एक पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, चाहे वो बीजेपी गठबंधन की लिस्ट हो, एनडीए गठबंधन की लिस्ट हो, या फिर अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की बात करें तो बाकी की जो इनके अलायंस के पार्टी के हैं, कांग्रेस हो गई या फिर आरजेडी हो गई, इन्होंने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी। लेकिन जेएमएम ने सबसे अंतिम में अपना लिस्ट जारी किया और अभी भी पत्ते नहीं छुपा खोले के रखे हैं। हैं। बिल्कुल। और अभी भी बकायदा 3 सीट जिस पर लगातार बातें सामने आ रही थी, सरायकेला, जामा और रांची की सीट। देखिए 41 उसमें सीटें, बकायदा उन्होंने अभी बचा 41 के रखा है सीटें उन तो सीटों को। जेएमएम ने जो 70 सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया था 70 सीटों का, बिल्कुल। उसमें से 41 जेएमएम के खाते में थी, 29 कांग्रेस के खाते में थी। जी। ठीक है, 11 उन्होंने छोड़ दिए थे हाँ। सहयोगी पार्टी आरजेडी और लेफ्ट के लिए। जी। अब आप देखिए कि 41 में से सिर्फ 35 सीटों की घोषणा की है। 6 तो ऐसे बचा ली छिपा करके, अभी उन्होंने नाम रखा है या फिर अभी वो घोषणा करने वाले हैं। बिल्कुल। प्लस क्योंकि अब लेफ्ट नहीं है तो वो जो 5 सीटें हैं बिल्कुल उसमें से भी जेएमएम पूरी कोशिश करेगी कि मैक्सिमम सीटें वो खींच ले। हालांकि इसके लिए 41 के कांग्रेस बजाय- भी डिमांड करेंगे। देखिए 41 के बजाय जेएमएम की पूरी कोशिश है कि वो 45 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़े, बिल्कुल। क्योंकि अभी तक आरजेडी की जो लिस्ट है, अगर आरजेडी की लिस्ट अगर आप देखिए तो आरजेडी ने महज 6 सीटों पर नामों की घोषणा की है। 7वीं सीट विश्रामपुर की वो अभी भी फंसी हुई है। बिल्कुल। यानी कि 7 सीट तक आरजेडी, अभी 6 पर उन्होंने घोषणा की है, 7वीं सीट फंसी हुई है। यानी कि 4 सीटें जो बची हुई है, जेएमएम ये पूरी कोशिश करेगी कि वो पूरी की पूरी चारों सीट वो अपने खाते में खींच ले। यानी कि जो नंबर्स की अगर हम बात करें तो जेएमएम हाईएस्ट नंबर्स ऑफ सीट लेकर जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 44 टू 45 सीट्स पर जेएमएम इस बार अपने कैंडिडेट देगी। और फिलहाल आप देखिए कि 35 सीट जो है पर उन्होंने कैंडिडेट की घोषणा की है। यानी कि तकरीबन 9 से 10 उम्मीदवारों की सूची अभी आनी बाकी है। लेकिन इस बीच क्योंकि आरजेडी का जिक्र हो गया है तो आरजेडी के नामों पर भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। देवघर सुरेश पासवान, गोड्डा संजय प्रसाद यादव, कोडरमा सुभाष यादव, चतरा रश्मि प्रकाश, उनका आज नॉमिनेशन है। रश्मि प्रकाश, सत्यानंद भोक्ता हेमंत कैबिनेट में मिनिस्टर, उनकी बहू है। विश्रामपुर नरेंद्र प्रताप प्रसाद सिंह, हुसैनाबाद संजय कुमार सिंह यादव। तो ये जो 6 सीटें हैं यहाँ पर बकायदा आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो यानी कि आप ये देखिए कि 35 सीट इधर है, 41 में से 35 पर जेएमएम ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। 6 उन्होंने जो गठबंधन में मिली थी सीटें 41, उसमें से 6 पर अभी घोषणा नहीं की है। लेफ्ट को जो सीटें जाने वाली थी उसमें से अभी 5 सीटें बची हुई हैं। यानी कि आरजेडी ने सिर्फ 6 की घोषणा की है। यानी 5 सीटें में से कम 4 सीटें जेएमएम के खाते में और जाएंगी। यानी 45 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ रहा है। अगर हम बात करें आरजेडी को लेकर, जिस तरह से सीटों को लेकर खींचतान चल रहा था पिछले 4-5 दिनों से, अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव यहाँ रांची में कैंप किए हुए थे इसी सीट के बंटवारे को लेकर। लगातार ये बातें आ रही थी कि 8 सीटें मिलेंगी, 7 सीटें मिलेंगी। ये भी बातें सामने आ रही थी कि अगर सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं राहें अलग हो जाएंगी। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर ये था, जो हमने बात की आरजेडी के भी नेताओं से बात की, चाहे किसी से भी बात की, जेएमएम के नेताओं से बात की, उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि हम जो ये सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से पेच उलझ रहा है उसको सुलझाते हुए कहीं ना कहीं हम साथ में ही लड़ेंगे चुनाव। और वो इसलिए क्योंकि एक ही मुद्दा है कि हम इस बार बीजेपी को फिर से शिकस्त देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आए। और इसी वजह से शायद ये भी बातें हैं कि आरजेडी के साथ 6 सीटों पर बात बनी और आरजेडी कहीं ना कहीं 6 सीटों पर ही मानती हुई नजर आई। लेकिन आप देखिए कि ये जो महागठबंधन में जो लोकसभा चुनाव में जो महागठबंधन ने एक बड़ा और व्यापक स्तर पर जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तैयार किया था या फिर पार्टियों को एडजस्ट किया था, विधानसभा चुनाव में लेफ्ट के अलग होने से इसका खामियाजा भी इन्हें उठाना पड़ सकता है। तकरीबन आधी दर्जन सीटें ऐसी है जिसमें से एक राज धनवार की जो
की सीट भी है जहाँ बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि अगर त्रिशंकु मुकाबला होगा तो जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें डिवीजन होना तय है। जी यही बात आरजेडी के नेता, आप देखिए कि जब हम 3 दिन तक लगातार आरजेडी को लेकर के चर्चा कर रहे थे, रैडिसन ब्लू होटल में लगातार बात हो रही थी, उस दरमियान भी हम यही कह रहे थे कि जो सीट शेयरिंग को लेकर के अगर आरजेडी नहीं आता तो आरजेडी के नेता क्या कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन को बनना है, हमें क्या, हम तो लड़ जाएंगे 20 सीटों पर लड़ जाएंगे, लेकिन हेमंत सोरेन का सपना अधूरा रह जाएगा, उनका खेल बिगाड़ देंगे। हाँ। आप ये समझ लीजिए कि वो और हम ये चाहते हैं कि बीजेपी ना आए सत्ता में, इसीलिए हम बार बार बात कर रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि आप बार्गेनिंग की मैक्सिमम कोशिश भी कर रहे हैं और आप ये एहसास करा रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है, मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन को बनना है। उनका साफ कहना था कि जो लड़ाई है, जो मतभेद चल रहा है सीट बंटवारे, वो सिर्फ और सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर चल रहा है, बाकी उन्हें किसी तरह का कोई लालच नहीं है, सत्ता पे सीएम पद का लालच नहीं है उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो सीट बंटवारों को लेकर उनके साथ है कि कम सीटें दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे। और उनका इसी वजह से हम अगर गौर करें तो आरजेडी की पीसी इस बार चर्चा का विषय रही। इस 5-6 दिनों के दौरान अगर आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस रीशेड्यूल पे रीशेड्यूल हो रहे थे, बकायदा बैठकों का दौर जारी था और तेजस्वी अपने ये के टीम के नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे थे, हाई लेवल बैठक चल रही थी। जो रांची का रैडिसन ब्लू होटल है वो बकायदा सेंटर बना हुआ था बैठकों के लिए। और उसके बाद सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह से आरजेडी पहले ये कही कि अगर सीटों का बंटवारा नहीं किया जाता है तो हम बिना ये की लिस्ट जारी कर देंगे, मीडिया वाले लोगों के व्हाट्सएप पे लिस्ट जारी कर देंगे और ये पता चल जाएगा कि अब हम बकायदा निर्दलीय हैं। लेकिन आप ये फिर से पीसी कैंसल होती है और लिस्ट भी जारी नहीं किया जाता है। तो क्योंकि मनोज झा या आरजेडी के दूसरे नेता वो बार बार ये कह रहे थे कि 20 सीटों पर तैयारी है, 22 सीटों पर तैयारी है, 15 से नीचे तो मंजूर नहीं है। कहाँ जाके आप गिरे? 5 सीटों पर, 6 सीटों पर सॉरी। और बीजेपी क्या कह रही है कि तेजस्वी ने तो घुटने टेक दिए। तो आप ये समझ लीजिए कि ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। ये बिहार नहीं है। बिहार चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, जेएमएम के नेता भी इसी तरह का गठबंधन चाहते थे, लेकिन तेजस्वी ने तवज्जो नहीं दिया। इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव को जेएमएम ने यह एहसास करा दिया कि झारखंड में हेमंत राज है, हेमंत की यहाँ तूती है, हेमंत की यहाँ चलती है। और ये एहसास तेजस्वी यादव ले करके 3 दिनों में रांची से पटना गए। यानी अगली बार यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में, बिहार में भी विधानसभा चुनाव 2025 में, जब 2025 के चुनाव में जब गठबंधन का खाका तैयार होगा तो तेजस्वी यादव को इस बात का भी टीस होगा कि 3 दिनों में रांची में, भले वो रैडिसन ब्लू होटल में थे, लेकिन इस दरमियान उनकी पार्टी को लेकर के किस तरह की चर्चा हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों चर्चा का विषय बना रहा, कैसे उनको बातों को लेकर के तवज्जो नहीं मिला या तवज्जो दिया भी गया, तो तब जब लालू प्रसाद यादव की एंट्री होती है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की एंट्री होती है, और तब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि हेमंत सोरेन को ये समझाया जाता है या उनसे बातचीत की जाती है कि लालू प्रसाद यादव के तरफ से या कहा जाए या कांग्रेस के तरफ से कि आरजेडी को लेकर के चलना है, या हेमंत भी चाहते थे कि आरजेडी चले, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ जो जेएमएम के नेता उनका ये कहना था कि हम सिर्फ नंबर्स के लिए सीट नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कैंडिडेट चुनाव जीत करके आए। 7 सीटें दी थी पिछले चुनाव में, एक पर सिर्फ आप जीत हासिल कर सके। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो रणनीति बना रहे हैं जेएमएम कैंप के लिए या महागठबंधन के लिए, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि एक सीट जो है वो उस पर इस तरह का होमवर्क हो या ऐसा कैंडिडेट हो जो जीत करके सीट निकाल करके ला करके दे सके। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि इन तमाम जो महागठबंधन में जो पिछले 5 दिनों में जो हमने देखा, जो बैठकों का जो दौर चला, उस दौर से एक चीज जो निकल करके आई कि जो आरजेडी जो रुकी हुई थी उसे फाइनली मना तो लिया गया है, लेकिन 2025 के बिहार चुनाव में क्या तेजस्वी यादव जो टीस लेकर के गए हैं उसका इम्पैक्ट उस दरमियान जो सीट शेयरिंग होगा उस दरमियान देखने को मिल सकता है। मना तो लिया गया मनीष, पर क्या ये खुशी मानना हुआ? खुशी, आप इसमें आप ये कह सकते हैं कि
क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है कि वो मैक्सिमम मैक्सिमम बार्गेन कर सके। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर महागठबंधन से बाहर जाती है आरजेडी, जी अभी एक सीट है, बिल्कुल, इसकी क्या गारंटी थी कि वो एक भी होती या नहीं होती। ऐसा ही अशुर हमने देखा है, जेडीयू का हो गया है। 2019 में आप देखिए, जेडीयू के एक भी विधायक नहीं थे। इस बार 20 सीटें मांग रहे थे खीरू महतो जी, उनसे पटना में सवाल हुआ कि 2 सीटें आपको दे रही है बीजेपी, जो जानकारी मिल रही है। खीरू महतो कहते हैं अशोक चौधरी के साथ कि हिमंता विश्व शर्मा को कुछ नहीं पता। ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने बाइट दिया है, हमने वो बाइट चलाई। हिमंता विश्व शर्मा को कुछ पता ही नहीं है, वैसे ही कहते हैं 22 से नीचे मंजूर नहीं, 11 पे तो हर हाल में लड़ेंगे। और आप देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है क्या होता है, बिना जेडीयू के मौजूदगी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बीजेपी आजसू के जो नेता थे मिलकर के अनाउंस करते हैं और उसमें उन्हें 2 सीटें मिलती है, एक तमार की और दूसरी जमशेदपुर पश्चिम की। आज देखिए खुशी खुशी दोनों कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। हाँ। और जेडीयू के नेता जो है स्वीकार कर लिया उन्होंने सीट शेयरिंग फॉर्मूला को। और वही अगर हम बात करें 11 सीट, जैसे जदयू ने भी सीट अनाउंसमेंट करके 2 पर नहीं मानेंगे, हमें तो 11 चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला उसकी तरफ से विरोध। तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ उन्हें ये लग रहा है कि जो हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है इस पार्टी में, आज कहीं न कहीं अगर हमें सीट शेयरिंग में हम वहाँ किसी भी गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा हमें रिजल्ट में मिल सकता है। और अगर एक भी विधायक जीत करके आते इस तरह की पार्टियों में तो उनका कम से कम झंडा और नेता तो दिखेगा। और शायद अगले इलेक्शन में उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही होता ही है। और इन सब के बीच क्योंकि जेएमएम की लिस्ट तो सामने आ चुकी है, हमें इंतजार है दूसरी लिस्ट का, क्योंकि उसमें वो नाम छुपे हुए हैं जिनके अनाउंसमेंट अभी भी बाकी है। हाँ, जिसके अनाउंसमेंट अभी भी बाकी है, जिसके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो फिलहाल दूसरी लिस्ट के आ जाने की उम्मीद है। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज का दिन काफी क्रूशियल है। क्रूशियल इसलिए कई दिग्गज जो है आज नॉमिनेशन झारखंड में फाइल करने जा रहे हैं। इसमें एनडीए के नेता भी आपको ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे, उस नॉमिनेशंस में नजर आएंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन के नेताओं के भी नॉमिनेशन में जो हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन नजर आएंगे। और इन सब के बीच हमारी कोशिश ये होगी कि जो बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर है वो आप तक पहुंचाए, बिल्कुल बिना किसी मिलावट के जी, जो 100% ट्रू। बिल्कुल। फिलहाल अभी के इस लाइव सेशन में इतना ही। मुझे और मंजूषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।